तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय इमरोज मिल्की में। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को कंटिन्यू किए हुए हैं और विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। कुल 12-13 जलवायु प्रदेशों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है और पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने 5 जलवायु प्रदेशों पे डिस्कशन कर लिया। तो आज हम लोग 3 जलवायु प्रदेशों पे डिस्कसन करेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, दूसरा हम लोग देखेंगे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश और तीसरा हम लोग देखेंगे सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। इनको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे सेंट लॉरेंस तुल्य को मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश बोलते हैं और चीन तुल्य जलवायु प्रदेश को नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश भी बोला जाता है और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को रूम सागरीय जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर को रूम सागर भी कहा जाता था। तो पहले आइए फ्रेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। तीन जलवायु प्रदेशों पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश या इसी को बोलते हैं रूम सागरीय जलवायु प्रदेश, रूम सागरीय जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश। दूसरा हम लोगों को देखना है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश या इसी को बोलते हैं हम लोग नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश। चीन के नटाल प्रांत में सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। तीसरा हम लोगों को देखना है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। सेंट लॉरेंस पता ही होगा आप लोगों को कहाँ पे है, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। इसी को बोलते हैं हम लोग मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य, तीनों जो जलवायु प्रदेश है किसी न किसी नाम विशेष से, नाम विशेष का सीधा सा मतलब होता है कि जलवायु प्रदेश उस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी क्षेत्र तक सीमित होता है, बल्कि ये होता है कि उसका विस्तार उस क्षेत्र में ज्यादा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह जलवायु प्रदेश सिर्फ भूमध्य सागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के आसपास है। बाकी इस प्रकार के जलवायु प्रदेश अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है। जैसे हमने बताया जलवायु प्रदेशों का जो विस्तार बताया गया है वो अक्षांशों के माध्यम से बताया गया है, तो उस अक्षांश पे कई सारे जगहों पे इस प्रकार की जलवायु प्रदेश पाई जाती है, जिन 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 टाइप्स के जिस अक्षांशों पे हम लोग बातें करते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य जलवायु प्रदेशों में नहीं मिलती। यह माना जाता है कि दुनिया के सबसे बेस्ट जलवायु प्रदेशों में से एक जलवायु, यानी यहाँ की जलवायु दुनिया की बेहतरीन जलवायु में शामिल किया जाता है, जो लोगों के रहने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। आप सोचिए कि अगर गर्मी में आपको बहुत ज्यादा गर्मी न लगे और सर्दी में आपको बहुत ज्यादा सर्दी न लगे, तो ऐसे जलवायु में रहना आप पसंद करेंगे कि जहां ना आपको गर्मी का एहसास हो, नहीं सर्दी में बहुत ज्यादा ठिठुरन सर्दी का एहसास हो कि एकदम ठिठुर जा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं सर्दी आ गई, और गर्मी में नहीं आपको ढेर सारे पसीने हो, ऐसा ना हो कि गर्मी लग रही है, आपको एहसास ही नहीं होगा कि हम गर्मी में हैं या सर्दी में, आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जलवायु है। ऐसे जलवायु में शामिल किया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को, जहां पे न तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, नहीं सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। इसकी एक सबसे अद्वितीय विशेषता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के यहाँ 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, गर्मी पाया जाता है, बरसात पाया जाता है और जाड़ा पाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही मौसम पाए जाते हैं, गर्मी और जाड़े की। अगर यहाँ पे आपसे हम पूछे कि गर्मी और जाड़े में यहाँ बारिश कब हो सकती है, तो आपका जवाब आएगा ग्रीष्म ऋतु में यहाँ बारिश हो सकती है, जो सीधे सीधे गलत हो जाता है। ये एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जहाँ पे जो बारिश होती है वो शीत ऋतु में बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण की दर कम होता है। वाष्पीकरण की दर का मतलब समझ रहे हैं कि पौधों से जो वाष्पीकरण, जो पानी निकलने की दर होता है वो बहुत ही कम होता है, और कम होने का कारण होता है कि यहाँ पे न तो बहुत ज्यादा तापमान होता है, नहीं बहुत कम तापमान होता है, यानी कि गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, इसलिए गर्मी में बारिश नहीं होता, उसके बाद भी यहाँ पे पौधे सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि गर्मी में ताप अधिक न होने के कारण वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है पौधों से वो नाम मात्र की होती है। दूसरी चीज कि शीत ऋतु में यहाँ जो बारिश होती है वो शीतोष्ण चक्रवातों के माध्यम से होती है, और थोड़ा बहुत भी बारिश यहाँ के पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि शीत ऋतु में बारिश होती है, वाष्पीकरण की दर हमने बताया पौधों से बहुत ही कम होता है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता, तापमान मेंटेन रहता है, तो हल्का फुल्का बारिश भी यहाँ के पौधों के लिए पर्याप्त होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए इस क्षेत्र में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कम बारिश में भी सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले पौधे ऐसे हैं जो हल्का फुल्का भी बारिश होगा तो सर्वाइव कर जाएंगे।
और एक पौधा तो ऐसा है जो शादियों में अक्सर आप लोग मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी का जो पौधा है इसी प्रदेश का है, हालांकि अब तो हर जगह लगाया जाने लगा है। जैसे ही जैतून का पौधा हो गया। इसके अलावा जो भूमध्य सागरीय जलवायु है अपने रसदार फलों के लिए जाना जाता है, रसीले फलों के लिए जाना जाता है। जितने भी हम लोग हेल्दी फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं, फल लेते हैं, वो सभी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की ही मूल उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे कि सेब हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हम लोग बहुत यूज करते हैं गर्मी में, लेकिन नींबू होता कहाँ है, ऐसे जगह पे होता है। ऐसे जलवायु प्रदेश का पौधा है जहाँ पे नींबू के लोगों की जरूरत ही शायद नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हम लोग गर्मी में ही अक्सर नींबू का इस्तेमाल करते हैं, तो नींबू भी यहीं पे होता है, अंजीर यहाँ पे होता है। तो कई प्रकार के महत्वपूर्ण फ्रूट्स यहाँ पे होते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। विटामिन सी से जो प्रचुर मात्रा वाले जितने भी फ्रूट्स हैं लगभग सारे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं और डिस्कशन करते चलते। तो हेडिंग डाल लीजिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। हेडिंग डालिए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसके अगर विस्तार की हम लोग बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 से 45 अंश अक्षांशों के मध्य विस्तृत होता है, लेकिन अक्षांशों के पश्चिमी किनारे पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर या पश्चिमी भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार इसका भूमध्य सागर के आसपास है, इसलिए इसे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश बोल देते हैं। इसकी जो विशेषता हमने क्या बताया, सबसे जो खास विशेषता यहाँ पे जो बारिश होती है वो शीतकाल में होती है, ग्रीष्म काल में बारिश नहीं होती है। और यही प्रश्न पूछा गया था, प्री में भी पूछा जा चुका है, मेंस में भी पूछा जा चुका है और इंटरव्यू में भी, आईएएस के तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। पीसीएस के भी कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, उसके बाद एक ऋतु और बना देता है जो वहां पे पाया ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो लिखिए यह प्रदेश दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, यह प्रदेश 30 से 45 अक्षांशों के मध्य, 30 से 45 अंश अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे पाया जाता है या पश्चिमी भाग में पाया जाता है, पश्चिमी भाग में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। यहाँ गर्मी और सर्दी दो ही ऋतु होती हैं, तीसरी यहाँ पे कोई ऋतु नहीं होती। तो लिखिए यहाँ पे गर्मी और सर्दी के दो स्पष्ट ऋतु पाए जाते हैं। यहाँ पर गर्मी व सर्दी के दो स्पष्ट ऋतु पाए जाते हैं, सर्दी के दो स्पष्ट ऋतु पाए जाते हैं, दो स्पष्ट ऋतु पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकाल का औसत तापमान, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा शीतकाल का औसत तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यहाँ पे एक चीज समझिए, जब से हम लोगों को जब सर्दी आती है जाड़े में, हम लोगों के यहाँ अपने देश में, अपने प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी पता है कि जाड़े के दिनों में हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। जब 5, 8, 10 रहता है तो लोग रिलैक्स महसूस करते थे। अब गर्मी के दिनों में देखिए 20-22 डिग्री सेल्सियस लगभग फरवरी और मार्च का जो महीना होता है उस समय, लगभग जनवरी लास्ट और फरवरी का जो मंथ होता है, लगभग 20 से 22 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस 23-24 के आसपास हम लोगों के यहाँ तापमान आता है। कितना सुहाना मौसम होता है वो, उस
तापमान में हम लोग कितना अच्छा लगता है कि न तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, न ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, यानी दिन में भी हम लोगों को ठंडी एहसास होता है, रात में भी मौसम अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन, इसलिए इसे माना जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु माना जाता है, जहाँ पे न तो गर्मी में बहुत ज़्यादा तापमान होता है, न ही सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसके अलावा पैराग्राफ चेंज करके लिखे, यहाँ गर्मी में न तो गर्मी में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही शीतकाल में अधिक सर्दी, शीतकाल में अधिक ठंडी। इसीलिए इस जलवायु को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु में एक माना जाता है। अच्छी जलवायु में एक माना जाता है। इसे दुनिया की सबसे सुनिश्चित जलवायु बोलते हैं। यहाँ सुनिश्चित से मतलब है कि जलवायु प्रदेश लगभग ऐसे ही रहता है, निश्चित रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो लिख लीजिए, इसे दुनिया की सबसे सुनिश्चित जलवायु माना जाता है। इसे दुनिया की सबसे या विश्व की दुनिया की सबसे सुनिश्चित जलवायु माना जाता है। सबसे सुनिश्चित जलवायु माना जाता है। जलवायु माना जाता है जो विश्व के बहुत ही छोटे क्षेत्र में विस्तृत है। जो विश्व के बहुत ही छोटे क्षेत्र में विस्तृत है। छोटे क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ विश्व की 4% जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या निवास करती है, पाई क्या जाती है बल्कि लिखिए निवास करती है। तो आप समझ सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में दुनिया की लगभग 4% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि 4% जनसंख्या दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु प्रदेश में रहती है, सर्वाइव करती है। आप देखेंगे वहाँ के लोगों को तो उस जलवायु प्रदेश का असर भी वहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा, उनके पूरे जो है कि व्यक्तित्व पे नजर आएगा, उनके हाव भाव, उनके चेहरे पर हर जगह नजर आता है कि वास्तव में आप एक बेहतरीन जलवायु प्रदेश में रहते हैं। तो सब कुछ सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। आगे देखिए, अब वर्षा की बात कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती, यहाँ पे वर्षा होती है शीतकाल में वर्षा होती है। और जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण चक्रवातों के माध्यम से होती है। जो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं तो उसी से वर्षा होता है वहाँ पे। यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी यहाँ के वनस्पतियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कारण हमने यही बताया कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे वनस्पतियों में बहुत कम होता है, क्योंकि ताप ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि रेगिस्तानी इलाकों के जो पौधे होते हैं उसमें मोटे मोटे छाल पाए जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पौधों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जो जल है उनसे निकलता है, तो इसलिए मोटे मोटे छाल वहाँ पे नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बना दिया गया है कि वहाँ पे पानी की एक तो कम उपलब्धता है, पानी नहीं पाया जाता है, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो नेचर ने वहाँ पे ऐसे लोगों, ऐसे पौधों को जन्म किया कि जिनसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया को रोका जा सके, कम से कम वाष्पीकरण हो वहाँ पे। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली जब ताप बहुत ज्यादा नहीं तो वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी बहुत ही कम होती है, यानी बहुत ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होता। तो यहाँ पे हल्की फुल्की जो बारिश होती है वो हल्की फुल्की बारिश भी यहाँ के पौधे और वनस्पतियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो लिखिए, यहाँ वर्षा शीतकाल में, यहाँ वर्षा शीतकाल में, यहाँ वर्षा शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा होती है। शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा होती है।
चक्रवातों के द्वारा होती है। हम लोगों ने चक्रवात पढ़ा है, शीतोष्ण और उष्ण दोनों चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा होती है। शीतकाल में ऐसे कर लीजिए, देखिए चूंकि शीतकाल में पौधों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है, वाष्पीकरण की दर कम होती है, ऐसे कर लीजिए, वाष्पीकरण की दर कम होती है, इसलिए यहाँ अल्प वर्षा भी जीवों व वनस्पतियों के लिए अत्यंत लाभदायक हो जाता है, अत्यंत लाभदायक होता है। यहाँ पे गर्मी में भी जल की कमी नहीं होती, क्योंकि ग्रीष्म काल का ताप बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है, इसलिए गर्मी में भी यहाँ पे जल की कमी नहीं होती। तो लिखिए यहाँ पे गर्मी में भी जल की कमी नहीं होती, यहाँ पर गर्मी में भी जल की कमी नहीं होती, जल की कमी नहीं होती क्योंकि ग्रीष्म काल का ताप बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे सर्दी में वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है, क्योंकि वर्षा शीतकाल में ही होती है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होने की वजह से हल्की फुल्की बारिश से भी काम चल जाता है, यानी कि बहुत ही फायदेमंद हो जाता है उनके लिए। और गर्मी में चूंकि बारिश नहीं होती तो उसका फायदा ये मतलब इस तरीके से उठा लेते हैं कि तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता गर्मी का, इस वजह से यहाँ पे जल की कमी नहीं हो पाती। तो दोनों चीज़ें क्लियर। तो ध्यान रखिए, ये पूछा गया प्रश्न भी है कि यहाँ पे जल की कमी ये पौधों के संदर्भ में भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है कि यहाँ पे बारिश कब होती है, गर्मी में होती है, कब होती है। तो लिखिए, अब आइए इसके क्षेत्र पे आते हैं, इसके क्षेत्र विस्तार को लेकर के देखते हैं। लिखिए, इस प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहा जाता है, सागरीय प्रदेश कहा जाता है। देखिए, इसका विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर जितने भी देश हैं सभी देशों को लिख लेंगे, इजी वे में आप लोगों को याद हो जाएगा कि इसका विस्तार कहाँ था। भूमध्य सागर के पूरे अराउंड देख लेंगे कौन कौन से देश हैं। इसके अलावा भी कई सारे विस्तार है। पहले यहाँ पे लिखिए, इसका विस्तार मोरक्को, उत्तरी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, उत्तरी लीबिया, इज़राइल, लेबनान, दक्षिणी तुर्की, सर्बिया, उसके बाद उत्तरी लीबिया हो गया, सर्बिया, ग्रीस, क्रोएशिया, अल्बानिया, जो भी देश है भूमध्य सागर के चारों ओर। इसके अलावा दक्षिणी इटली, दक्षिणी फ्रांस व स्पेन, ये हो गए। यानी इस प्रकार जितने भी आसपास, यानी ज़्यादातर जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, जर्मनी वगैरह को छोड़ दिया जाए तो इटली का भी दक्षिणी पोर्शन आ जा रहा है, फ्रांस का भी दक्षिणी पोर्शन आ जा रहा है। इसके अलावा भी इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए, इसके अलावा कहाँ पे ये विस्तृत है,
देखिए इसके अलावा यह जलवायु प्रदेश इसके अलावा यह जलवायु प्रदेश इसके अलावा यह जलवायु प्रदेश मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका का केप प्रोविंस में भी यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा इसका विस्तार। तो भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ इस क्षेत्रों को भी ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पूछेगा कहाँ पे विस्तृत है और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों का नाम न देकर के ये नाम देता है, क्योंकि सामान्यतः हम लोगों को पता है कि भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में ही भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है, लेकिन उसके बाहर भी जलवायु पाई, जैसे उत्तरी आयरलैंड हो गया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, मध्य चिली हो गया, तो यहाँ पे भी इस प्रकार की जलवायु उपलब्ध है। तो इस वजह से इन नामों को भी ध्यान रखिए, उसको भी ध्यान रखेंगे। ऊपर वाला नाम आप लोगों को इजी वे में याद में हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा। ये वाला नाम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब देखते हैं इस जलवायु प्रदेश की जो उत्पत्ति होती है, सामान्यतः जो जलवायु जो पेटियां होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था जलवायु पेटियों के बारे में। तो जलवायु पेटियों के विस्तार, जैसे ITCZ की हम लोगों ने बात किया था, ITCZ कैसे सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसक जाता है, तो इसका भी जो उत्पत्ति होता है इस वजह से हो जाता है। और यही वजह है कि इस जलवायु प्रदेश में जो ITCZ के कारण ही यहाँ पे पछुआ पवन और पूर्वैया पवन के प्रभाव में यह जलवायु प्रदेश आ जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक समय था जो मानसूनी पवनें आती हैं, तो इसमें क्या होता है, एक समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, फिर दूसरा एक समय आता है मानसून जब बदलता है तो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। यहां भी ठीक ऐसी कंडीशन होता है। जलवायु प्रदेशों के विस्तार, पवन जो पवन पेटियां हैं उनके विस्तार, ITCZ के विस्तार के कारण इस पेटी का भी ऐसी होता है। एक समय जो है कि यह पूर्वा पवन के प्रभाव में आ जाता है, व्यापारिक पवन के प्रभाव में आ जाता है, ट्रेड विंड्स के, और एक समय ऐसा होता है जब ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। तो यहां भी हवाएं स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसको देखिए, समझिए पहले लिखिए। इस जलवायु प्रदेश की उत्पत्ति प्रदेश की उत्पत्ति वायुदाब पेटी, हम लोगों ने देखा था वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब पेटी, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने ITCZ के माध्यम से भी किया था कि ITCZ जो होता है वो वायुदाब पेटियों को कैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसका देता है। तो जिससे जो ट्रेड विंड्स जो है, ट्रेड विंड्स का जो क्षेत्र है उत्तर की तरफ, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की तरफ खिसक जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो वो दक्षिण की तरफ खिसक जाता है। तो न केवल एक ही वायुदाब पेटी बल्कि सारी वायुदाब पेटियों का विस्तार होता है। सामान्यतः ज्यादा क्या होता है, उच्च वायुदाब जो भूमध्य रेखी, फिर उसके बाद उच्च वायुदाब, उपोष्ण और उपध्रुवी वायुदाब, इन सब पेटियों का विस्तार ऊपर तक हो जाता है। यानी उत्तरायण और दक्षिणायन होने से पेटियों का विस्तार होता है। इसे हम लोगों ने देखा था कि ये जो पेटियां हैं, जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो उसी हिसाब से इन पेटियों का भी क्या होता है, खिसकाव हो जाता है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो ये वाली जो पेटी है ये यहाँ पर खिसक जाती है, ये यहाँ पे चली जाती है। ऐसी ये पेटी थोड़ा सा ऊपर चली जाती है और ये पेटी भी थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो ये वाली यहाँ पे चली जाती है और ये वाली जो है कि ये यहाँ पे चली जाती है। ऐसे करके खिसकाव होता है उत्तरायण और दक्षिणायन पेटियों का। तो बस वही चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी बात हो रही वही वायुदाब पेटी जो है, तो इसी वायुदाब पेटी की बातें की जा रही है यहाँ पे। इस प्रदेश की उत्पत्ति वायुदाब पेटियों व पवन पेटियों के खिसकाव से होती है।
ठीक। वायुदाब और पवन पेटियां वही है, पवनों के बारे में हम लोगों ने, जैसे ट्रेड विंड्स, यहाँ पर वायुदाब पेटी वही है, उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र, फिर निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। हम लोगों ने कुल मिलाकर के 7 पेटियों को 4 पेटियों में डिवाइड किया था, उस पे पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद है। ऐसी पवन पेटी हम लोगों ने देखा था, पछुआ पवन की पूरा पेटी है, ट्रेड विंड्स जिसे बोलते हैं। उसके बाद सॉरी जो है कि पूर्वा पवन की पूरी पेटी है, ट्रेड विंड्स। उसके बाद ऊपर जाते हैं, पछुआ पवन की पूरी पेटी है। तो उसी पेटी की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पवन वाले हम लोगों ने पढ़ा था कुछ जो है कि डोलड्रम पेटी, शांत पेटी, तो वो पवन पेटियों को ही इंडिकेट करती है वो। तो उसी पेटी की बात हो रही है कि उसी के खिसकाव से होता है। ये खिसकाव कैसे होता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से, ITCZ के कारण। तो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है क्या? ITCZ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। ITCZ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, ICTZ, जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछले लेक्चर्स में आप लोग जा करके देखेंगे वायुदाब पेटियां, तो वहां पे ITCZ की चर्चा हम लोगों ने किया है कि क्या होता है। ठीक, इंटरटॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इस वजह से होता है। ग्रीष्म काल में क्या होता है? गर्मी के दिनों में यह व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाता है। जो व्यापारिक पवन जिसे क्या बोलते हैं? पूर्वैया पवन बोलते हैं। तो पूर्वैया पवन के प्रभाव में आने के कारण होता क्या है कि इस समय जो हवाएं होती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। लेकिन जब शीतकाल आता है तो यह जो है कि पछुआ पवन के पेटी प्रभाव में आ जाता है यह क्षेत्र, और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिस वजह से शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। और उसी वजह से शीतकाल में यहाँ पे बारिश होती है। तो शीतकाल में बारिश होने का कारण यही है कि शीत ऋतु में यह जो पूरा क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या इस प्रदेश की जो जलवायु है यह पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है। जबकि ग्रीष्म काल में यह जो क्षेत्र है यह पूर्वा पवन के प्रभाव में रहती है। इसी वजह से ग्रीष्म काल में यहाँ पे बारिश नहीं होती है और शीतकाल में यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि जब हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, उसी समय शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और उसी चक्रवात की उत्पत्ति कारण यहाँ पे बारिश भी होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये वाला पॉइंट? तो लिखिए कि ग्रीष्म काल में यह क्षेत्र, यह प्रदेश ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवनों, जिसे हालांकि व्यापारिक का नाम हमने बताया था नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आम बोलचाल में हर जगह लिखा जाता है। ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड जर्मनी का है लेकिन उसको ट्रेड से व्यापारिक हम लोगों ने बना दिया, तो सनमार्गी पवन लिख लेते हैं। ग्रीष्म काल में यह प्रदेश ग्रीष्म काल में सनमार्गी पवनों के प्रभाव में आ जाता है, जिससे यहाँ इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं। समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर चलने लगती है। इसी कारण यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। कारण पता हो गया? वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे हवाएं इस समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और स्थल से समुद्र से ओर चलने वाली हवाओं के द्वारा बारिश नहीं होती, क्योंकि उन्हें आर्द्रता नहीं मिलता। समुद्र से जो हवाएं चलती है तो उन्हें आर्द्रता मिलता है, तो वहाँ पे बारिश होने की संभावना होती है, क्योंकि वो समुद्र से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं ऊंचाई पे तापमान घटता है, संघनन होता है और संघनन होने के बाद बादलों का निर्माण और बारिश के रूप में बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। एक तो हो गया। दूसरा कारण देखिए, नंबर 2, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है IAS और PCS के इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट से पूछा गया, लेकिन नॉर्मली देखिए आप जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो अब ज्योग्राफी हो या कोई भी विषय, इजी वे में सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है। आपसे पूछा ही नहीं जाता कि आप ज्योग्राफी से MA हैं, BA हैं, क्या है, कोई मतलब नहीं। अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो इन सब चीज़ों का जवाब आपको आना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है कि आप सब्जेक्ट जिसका हो वही। GS में भी इन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं कि ये सब चीज़ें GS में भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जिस लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस लेवल से पढ़ाई की एक डिमांड की जाती है, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इजी चीज़ें हैं जहां पे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपने सचमुच में ईमानदारी से पढ़ा है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के आपने पढ़ा है, आपको जिसने पढ़ाया है वो कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाया है, तो आप इसे हैंडल करेंगे। दूसरा, ये शीतकाल में देखिए क्या होता है। ठीक, लिखिए शीतकाल में यह प्रदेश शीतकाल में
यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रवाह में आ जाता है, पछुआ पवन के प्रवाह में आ जाता है, पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है, प्रभाव में आ जाता है। ध्यान रखिएगा, आप सोचेंगे कैसे ये पवन पछुआ और पूर्वा पवन के प्रभाव में आता है, तो हमने क्या बताया, ITCZ वाला टॉपिक आप लोग देखेंगे। हमने बताया था कि ITCZ में होता क्या है, कुछ चीज़ों का जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जो पेटी, एक मिनट आदत हो गई है हाथ से मिटाने की, तो जो पेटी, ध्यान रखिए, जो पेटी हमने क्या बताया था, जो पेटी जहाँ पे है, मान लेते ये पेटी यहाँ पे है, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो हमने बताया ITCZ जो इंटर टॉपिकल कन्वर्जन जो जोन होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है अभिसरण, जो एक दूसरे पेटी को अभिसरित कर ले। तो मान लेते हैं कि ये दो पेटियां हैं, सपोज करिए ये दो पेटियां हैं, यहाँ पे सूर्य उत्तरायण होता है तो यह जो पेटी है ये खिसक करके यहाँ आ जाएगी। देखिए सफेद वाला जहाँ पे जा रहा है ये यहाँ आ जाएगी, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ इतना बढ़ा आगे, ये वाला थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला यहाँ बढ़ गया, तो आगे बढ़ा यहाँ से, जो चीजें यहाँ पे थी अब वो चीजें यहाँ पे। किस वजह से, सूर्य के उत्तरायण होने से। जो ITCZ का थ्योरी यही कहता है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो पेटियों का खिसकाव भी उत्तर की तरफ हो जाता है, सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो पेटियों का खिसकाव दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो मान लेते हैं कोई क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अब ये वाला क्षेत्र, जो क्षेत्र यहाँ पे नहीं आ रहा था ट्रैक विंड्स में, वो वाला क्षेत्र ट्रैक विंड्स में यहाँ पे आ गया, क्योंकि पेटियों का खिसकाव यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये दूरी यहाँ पे बढ़ गया। ऐसे जब दक्षिणायन होता है तो ये घटता है, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली जो रेखा है पीली वाली यहाँ पे आ जाएगी, मान लेते ये जो रेखा है तो यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे खिसकता है। तो क्षेत्र क्या होते हैं, शीत और ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से पेटियों का खिसकाव होता है, और खिसकाव के होने की वजह से यह प्रदेश हम लोग देख रहे थे कि ग्रीष्म ऋतु में यह व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाता है, सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में, ट्रैक विंड्स के प्रभाव में आ जाता है, क्योंकि यह जो ट्रैक विंड्स है वो यहाँ पे आ जाती है, तो उसके प्रभाव में आ जाता है। तो हवाएं का दिशा बदल जाते हैं, हवाएं चलने लगती है कैसे, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। लेकिन शीत ऋतु में जब ये पेटी का खिसकाव दक्षिण की तरफ होता है तो इधर वाले जो पश्चिमा पवन वाला प्रभाव ये यहाँ पे आता है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, पश्चिम वाला जो पछुआ पवन चल रही है, पछुआ पवन का प्रभाव दक्षिण की तरफ होने की वजह से यह जो क्षेत्र है पूरा वो जो है कि पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। तो पछुआ पवन के प्रभाव में आने की वजह से हवाएं यहाँ पे समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती हैं। तो हवाओं का जो परिवर्तन हो रहा है समुद्र से स्थल की ओर या स्थल से समुद्र की ओर, यह क्षेत्र जो है कभी पछुआ पवन के प्रभाव में आ रहा है, कभी पूर्वा पवन के प्रभाव में आ रहा है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है वायुदाब पेटियों का खिसकाव, जिसे ITCZ बोलते हैं। और वायुदाब पेटियों के खिसकाव होने की वजह से जो पवन पेटियों का प्रभाव ऑटोमेटिक आ जाता है, यानी वायुदाब पेटियों से ही पवन पेटियां जुड़ी हुई हैं। अगर वायुदाब पेटियां न खिसके तो पवन पेटियां वहीं पे वहीं अस्थायी रहेंगी। तो वायुदाब पेटी अगर खिसकेगी तो पवन पेटी भी खिसकेंगी। यहाँ पे उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र जब आगे बढ़ेगा तो उसके साथ साथ जो ट्रैक विंड्स है वो भी आगे बढ़ जाएगी उसी के साथ साथ। इसलिए हमने दोनों लिखवा दिया, वायुदाब पेटियां और पवन पेटियां, हालांकि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। वायुदाब पेटी नहीं खिसकेगा तो पवन पेटी ऐसा नहीं कि अपने आप में खिसक जाएगा, पवन पेटी भी वायुदाब पेटी से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब पवन पढ़ रहे थे तो हम लोग बता रहे थे कि वायुदाब का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है पवनों में। पवनें क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बढ़ती है, जैसे कि पानी हम लोग देखते हैं ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर जाती है, वैसी पवनें भी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती हैं। तो वायुदाब पेटियों का जब खिसकाव होगा तो पवन पेटियां भी स्वाभाविक तौर पे ऑटोमेटिक ही खिसक करके आगे बढ़ेंगी। और इसी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है कि शीतकाल में ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है यह क्षेत्र, और पछुआ पवन के प्रभाव में आने की वजह से यहाँ पे हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलना शुरू कर देती है। जब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलेंगी तो समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करेंगी, चक्रवातों की उत्पत्ति होगी और वहीं पे कर देंगी बारिश। तो इस वजह से शीतकाल में यहाँ पे बारिश होती है और ग्रीष्म काल में यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए मेंस में तो आप ऐसे लिखेंगे, इंटरव्यू में पूछा जाए तो पहले आप ITCZ को बताएंगे वहां पे कि सर ये जो कारण है यहाँ पे इसका मुख्य प्रभाव ITCZ है। अगर ITCZ को और आप अच्छे से बताएंगे तो बताएंगे कि वायुदाब पेटियां और पवन पेटियां जो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसके वजह से यहाँ पे जो है कि ग्रीष्म काल में बारिश नहीं होती है और शीतकाल में बारिश होती है। आप बताएंगे कि ITCZ क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से पवन पेटियों का खिसकाव या तो उत्तर या तो दक्षिण की तरफ होता है। जब पेटियां उत्तर की तरफ खिसकती हैं तो कई सारे क्षेत्र जो उनके अंडर में नहीं आती हैं, जो ट्रैक विंड्स और पछुआ पवन के अंदर में नहीं आती हैं, वो उनके प्रभाव में आ जाती हैं, क्योंकि कई सारे क्षेत्र जब उतर जाते हैं तो उत्तर की तरफ हो जाते हैं तो कई सारे क्षेत्रों को अपने अंदर ले लेती है। ऐसे जब दक्षिण की तरफ पवन पेटियों का खिसकाव होता है या वायुदाब पेटियों का खिसकाव होता है तो दक्षिण वाले कई क्षेत्र ले लेते हैं। तो
इस वजह से यहाँ पे पवन पेटियों के बदलने की वजह से उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्षेत्रों के प्रभाव की वजह से यहाँ पे हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कभी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर तो कभी स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। तो जो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं उन्हें आर्द्रता मिल जाता है समुद्र के जल से, और उसी आर्द्रता की वजह से परिस्थितियां कंडीशंस होती हैं, वातागर का निर्माण होता है, चक्रवातों की उत्पत्ति हो जाती है और समांतर शीतकाल में यहाँ पे बारिश हो जाती है। जबकि ग्रीष्म काल में ऐसे कंडीशंस उपलब्ध नहीं होते जिससे कि चक्रवात बन पाए, वायु में आर्द्रता हो, क्योंकि वायु समांतर स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो इस प्रकार आपका पूरा आंसर कंप्लीट होगा। तो आइए इसको लिखते हैं, आगे आइए। प्रभाव में क्या लिखे? पवन प्रभाव में, पवन के प्रभाव में शीतकाल में यह प्रदेश पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है, इसे कर लीजिएगा। पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। इससे हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, चलने लगती हैं, जिससे यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। अब आप किसी से पूछिए इसी प्रश्न को, जिन लोगों ने पढ़ा है कहीं और किसी कोचिंग में, आप उनसे पूछिए इस प्रश्न को कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में आखिर ऐसा क्यों होता है कि ग्रीष्म काल में बारिश नहीं होती है बल्कि शीतकाल में बारिश होती है। इसके कारणों को बताइए कि क्या वजह है। तो आपको पता चलेगा कि क्या लोग बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्या चीज़ें होती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तथ्य वगैरह बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और जान लीजिए कि जितना भी नोट्स बनवा रहे हैं आप लोगों का, उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है इंपॉर्टेंट जो छोड़ा गया हो, सारे तथ्य शामिल किया गया है। सबसे चैलेंज होता है कि तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ तथ्य को लेकर के चलना। उस हिसाब से नोट्स आप लोगों का बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बन रहा है। आप लोग कभी देखिएगा उसे प्यार से, आप लोगों को लगेगा कि हाँ नोट्स बन रहा है, अच्छा बन रहा है। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वनस्पतियों की बात कर लेते हैं हम लोगों ने। वनस्पतियों में हम लोगों ने पहले ही बताया था कि यहाँ पे रसीले रसदार फल पाए जाते हैं जो विटामिन सी से भरे हुए होते हैं, यानी विटामिन सी जिनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और बहुत ही फेवरेट फ्रूट्स पाए जाते हैं जो सभी का पसंद होता है। अंगूर किसे नहीं पसंद है, अंजीर किसे नहीं पसंद है, संतरा किसे नहीं पसंद है, सेब, नींबू, ये सारी चीज़ें बहुत ही काम की चीज़ें। शादियों में लगने वाली मेहंदी किसे नहीं पसंद है, मेहंदी यहाँ पे होता है। जैतून का तेल आप लोग सुने होंगे, बहुत ही बेहतरीन होता है, जैतून पाया जाता है। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही फायदेमंद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो आइए लिखिए, यह जलवायु प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए जाना जाता है। यहाँ अब जितने भी रसीले फल हैं लिख डालिए। नींबू, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, इसके अलावा अंजीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजीर हालांकि रसीला नहीं होता है। अंजीर, सेब जैसे लाभदायक, या क्या लिखेंगे इसे, सेब जैसे महत्वपूर्ण फल पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण तो है ये, क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाए यहाँ पे, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जा सकता है। अंगूर, सेब जैसे फायदेमंद फल पाए जाते हैं, इसे लिख लीजिए। सेब जैसे फायदेमंद भी सही नहीं बैठ रहा है, क्या सेंटेंस हो सकता है आप लोग सोचिए। मौसम्बी, अंगूर, अंजीर, सेब जैसे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फल पाए जाते हैं।
ऐसे कर लीजिए, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फल पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण फल पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे झाड़ियाँ होती है, जैसे कि मेहंदी क्या है, एक झाड़ी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके अलावा यहाँ कुछ झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, झाड़ियों वाले पौधे भी पाए जाते हैं, पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे मेहंदी। यह प्रदेश मेहंदी के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है, यहाँ की मेहंदी बहुत अच्छी होती है, लिख लीजिए ब्रैकेट में, यह प्रदेश मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रदेश मेहंदी के लिए प्रसिद्ध होता है, मेहंदी के लिए प्रसिद्ध होता है। इसके अलावा जैतून भी यहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है, जैतून भी यहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है, महत्वपूर्ण वनस्पति है। और यह प्रदेश बागबानी कृषि के लिए जाना जाता है, बागबानी कृषि लिख लीजिए, यह प्रदेश बागबानी कृषि के लिए भी जाना जाता है, कृषि के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे जड़ी बूटियों वाले भी कई सारे जो है कि मिलते हैं पौधे, तो लिख लीजिए, यहाँ पे सुगंधित जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। यहाँ पर सुगंधित जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है जो वहां पाई जाती है, इसका नाम है लेवेंडर। इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध बूटी लेवेंडर पाई जाती है। कई सारे ऐसे वहां पे जड़ी पौधे मिलते हैं जो बहुत ही मतलब सेंटेड होते हैं, बहुत ही सुगंधित होते हैं, पूरा जो है कि महका के रख देते हैं। उसी भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है, कोर्सिका द्वीप है, वहां पे ऐसी कई प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं कि पूरे कोर्सिका द्वीप पे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन खुशबू हमेशा लगेगा कि जैसे कि पूरे जो है कि पूरे फिजा में खुशबू फैला दी गई, इस तरीके से लगता है। इसीलिए कोर्सिका द्वीप को सेंटेड द्वीप भी बोला जाता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए यहीं पे याद आ गया तो इसे लिख लीजिए। कोर्सिका द्वीप को, भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप को, भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप को, भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप को, कोर्सिका द्वीप को सेंटेड द्वीप कहा जाता है, सेंसेड द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार की सुगंधित वनस्पतियां पाई जाती हैं। सुगंधित वनस्पतियां पाई जाती हैं जो पूरे द्वीप को सेंटेड की होती हैं, सेंटेड की होती है।
अच्छा, कैलिफोर्निया में इन्हीं वनस्पतियों को चैपरल कहा जाता है, तो लिख लीजिए। कैलिफोर्निया में इन्हीं वनस्पतियों को चैपरल कहा जाता है, चैपरल कहा जाता है, राइट। तो ये तो हो गया हम लोगों का भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। सारे तथ्य यहाँ पे शामिल कर लिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी सब हम लोगों ने यहाँ पे शामिल कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश एकदम दिमाग में बस गया होगा, याद हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जलवायु प्रदेश पे, और नेक्स्ट जलवायु प्रदेश पे हम लोग चर्चा करेंगे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसे नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। ये 25 से 40 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। अभी हम लोग देख रहे थे जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के सामान्यतः पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, या इसी को बोलते हैं नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश, नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश, नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश। इसको लिखिए, चूंकि चीन के नटाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है इसलिए इसे नटाल तुल्य जलवायु प्रदेश बोलते हैं, बस यही रीजन है। थोड़ा सा छोटा सा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे तथ्य नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, तो छोटी चीजें पहले हम लोग लिख लेते, इसको लिखते हुए चलते, समझते चलते। देखिए इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भाग, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में लगभग 25 से 40 अंश अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इसे आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधी जलवायु भी बोलते हैं, कटिबंधी जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, जलवायु प्रदेश भी, जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, प्रदेश भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और मानसूनी कारणों से वर्षा होती है, तो लिखिए यहाँ पे बारिश, जबकि शीतकाल में, यानी ग्रीष्म और शीतकाल दोनों समय में यहाँ पे वर्षा होती है। ग्रीष्म काल में मानसूनी कारणों से वर्षा हो जाती है और शीतकाल में यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवातों से वर्षा होती है। तो सामान्यतः यहाँ पे वर्ष भर बारिश ही होता है, यानी पूरे वर्ष में लगभग बारिश होता है। तो लिखिए यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा मानसूनी कारणों से होती है, यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा, यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा मानसूनी कारणों से होती है, मानसूनी कारणों से होती है, कारणों से होती है, मानसूनी कारणों से होती है। तथा शीतकाल में वर्षा, तथा शीतकाल में वर्षा शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा होता है, शीतोष्ण चक्रवातों के द्वारा होता है, चक्रवातों के द्वारा होता है। यानी इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीष्म काल में भी बारिश होती है और शीतकाल में भी बारिश होती है। तो लिख लीजिए इस प्रकार यहाँ वर्ष भर बारिश होती है, इस प्रकार यहाँ वर्ष भर बारिश होती है, इस प्रकार यहाँ वर्ष भर बारिश होती है, बारिश होती। अगर इस प्रदेश की विस्तार की बात करें तो चीन के मध्य पूर्व चीन में सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसे चीन तुल्य बोलते हैं। और अफ्रीका के नटाल प्रांत में भी इसका विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसे नटाल तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। तो यहां पे लिखिए कई बार काम करना हद है।
लिखिए, इस प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, क्या हो रहा है, इस प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार, इस प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार मध्य पूर्व चीन में है, मध्य पूर्व चीन में पाया जाता है, इसीलिए इसे चीन तुल्य जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यह प्रदेश दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिणी ब्राजील, उत्तरी उरुग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना, और इसके अलावा पाया जाता है यह दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में, दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत। अच्छा, इस वजह से भी इसे नटाल तुल्य जलवायु बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नटाल तुल्य बोलने का कारण है कि दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में पाया जाता है। इसके अलावा यह पाया जाता है मध्य पूर्व ऑस्ट्रेलिया, यानी सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ताइवान, कोरिया, जापान, ताइवान, कोरिया, जापान। इसके अलावा जापान के 3 द्वीपों में पाया जाता है, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तो लिखिए जापान के 3 द्वीप, ऐसे कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएएस में पूछा गया है कि जापान के होन्शु द्वीप में किस प्रकार की जलवायु पाया जाता है। 4 द्वीपों से बना हुआ है जापान, 3 द्वीपों में एक जलवायु पाया जाता है, एक जो द्वीप है वहां पे दूसरा जलवायु पाया जाता है। आगे आप लोगों को बताएंगे। 3 द्वीप में कौन कौन से द्वीप है? होन्शु, क्यूशु और शिकाकू द्वीप। यहाँ पे वनस्पतियों की बात की जाए तो यहाँ पे चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति पाए जाते हैं जो सदाहरित होते हैं। सदाहरित का मतलब मिश्रित प्रकार के होते हैं। सदाहरित का मतलब होता है कि वनस्पतियों का ऐसा मिश्रण कि जो कुछ वनस्पतियां मान लीजिए पत्ती गिरा देती हैं, कुछ नहीं गिराती हैं, तो जंगल पूरा क्या होता है? हरा भरा ही रहता है। जब पत्तियां गिरा देती हैं तो जंगल पूरा खाली खाली नजर आता है। तो ऐसे जो वनस्पतियां होती हैं वो सदाहरित नहीं कहलाती। मानसूनी, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या मानसूनी वनस्पतियां पाई जाती है। मानसून विशेष आते से गर्मी आते ही पत्तियां गिरा देती है ताकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम से कम हो। यहाँ पे बारिश हो ही रही है तो यहाँ पे सदाहरित वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन पाए जाते हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन पाए जाते हैं। सदाहरित वन या वनस्पतियां मिलती हैं, सॉरी वन नहीं वनस्पतियां लिख लीजिए, वनस्पतियां मिलती हैं, वनस्पतियां हैं। इसमें प्रमुख देखिए, इसमें प्रमुख जैसे कि ओक हो गया, लॉरेल हो गया, इसी प्रकार की वनस्पतियां हैं। इसके बाद मैग्नेलिया, कपूर भी यहाँ पे मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कपूर। और कपूर हेतु जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो ताइवान बहुत प्रसिद्ध है कपूर के लिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ताइवान कपूर हेतु विश्व प्रसिद्ध है। ताइवान कपूर हेतु विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। अब एक बच रहा है सेंट लॉरेंस, इसको भी पढ़ ही लेते हैं हम लोग, छोटा सा है ये भी। तो